Assalamualaikum kids, I hope that you all are fine and safe at your homes. Once again, welcome back to another online class of science. In this class, the book I'm using here is Cohort Science for class 7. So now let's move on to contents kids and see what we have to study today. Kids, right now I'm on contents और contents में जो unit आज मैं शुरू करने वाली हूँ that is unit number 10, dispersion of light. And this is on page number 77. So let's go to page number 77 everyone. This is page number 77. ये यूनिट आपका 10 इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट का या रोशनी का मुंतशिर होना. मतलब रोशनी का जब पड़ती है किसी चीज़ पर तो वो कैसे मुंतशिर होती है. जैसे इस वक्त पेंसिल मेरे हाथ में है, इसका शेड बन रहा है तो वो किस एंगल से बन रहा है, ये कौन सा एंगल कहलाता है, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन वी हैव लर्नड अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन क्लास 6. In this chapter we shall discuss some more properties of light. You may have seen some of these scenes around you. हमने इस क्लास 6 में भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था. अब हम मज़ीद इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. आपने ये सारी चीज़ें जो है अपने आसपास भी देखी होंगी जो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं. नंबर 1 क्या है? द शैलो बॉटम ऑफ द वाटर टब इज़ विच इज़ एक्चुअली डीप. द शैलो बॉटम ऑफ द टब विच इज़ एक्चुअली डीप. जो बॉटम है पानी का, जैसे बाल्टी है मिसाल के तौर पर या कोई टब है, उसका जो बॉटम है वो आपको शैलो दिखाई दे रहा होता है, मतलब जैसे ऊपर दिख रहा होता है, बट एक्चुअल में वो डीप होता है. अ पडल ऑफ वाटर ऑन द रोड ऑन अ हॉट सनी डे. ज़मीन पर आपने एक पानी के जैसे छोटा सा जौहर की तरह बन जाता है, कीचड़ की तरह बन जाता है रोड पर किसी हॉट सनी डे में. अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन. एक खूबसूरत सी रेनबो हवा में जो हमारे स्काई में बनती है बारिश के बाद. ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में रिज़ल्ट की होंगी, वो देखी होंगी. तो ये किस चीज़ का रिज़ल्ट होता है? ये रिफ्रैक्शन के रिज़ल्ट में नज़र आते हैं हमें. जैसे यहाँ पर आपके सामने पेंसिल इस पानी में नज़र आ रही है. अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या. लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट मीडियम्स. लाइट जो है हमारी अलग अलग स्पीड में मूव कर रही होती है, अलग अलग मीडियम में. जैसे रोशनी से अलग तरीके से मूव करती है, हवा में डिफरेंट तरीके से मूव करती है, पानी में अलग तरीके से मूव करती है. लाइट ट्रेवल्स द फास्टर थ्रू द वैक्यूम. लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ से गुजरती है? वैक्यूम से, मतलब खला में. अगर हवा है बीच में तो लाइट सबसे तेज़ी से वहाँ से गुजरेगी अच्छे तरीके से. When light passes from one transparent medium to another, जब लाइट पास करती है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में, इट चेंजेस स्पीड्स एंड डायरेक्शन और बेंड्स. ये अपनी स्पीड भी चेंज करती है, डायरेक्शन भी चेंज करती है और बेंड कर जाती है. मतलब कि जब लाइट पास करिए किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, हवा या पानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब हवा या पानी में से लाइट जो है वो क्रॉस करती है तो वो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और बेंड हो जाती है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है लाइट जो है वो क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन. जैसे यहाँ देखें पेंसिल आपने पानी में डाली हुई है, ये टूटी हुई नहीं है लेकिन आपको ब्रोकन नज़र आ रही है. ये किस वजह से? क्योंकि जब लाइट इसके अंदर क्रॉस हो रही है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, क्योंकि ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और पानी भी, तो जब लाइट इसमें से ट्रांसफ़र हो रही है तो वो बेंड कर रही है. उसकी बेंडिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से पेंसिल आपको यहाँ टूटी हुई नज़र आ रही है. द पेंसिल द ग्लास ऑफ वाटर लुक्स एज इट हैज़ बिन ब्रोकन एट द वाटर लाइन. इट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. But when light falls perpendicular to the surface of the medium, it does not change its direction. लेकिन जब लाइट परपेंडिकुलर वे में पड़ती है तो वो अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती. लाइट का पड़ना मतलब कि जब वो सीधी पड़ती है किसी चीज़ पर, जैसे ये सीधा सरफेस एक ग्लास है, तो जब लाइट इस पर पड़ रही है परपेंडिकुलरली तो वो जो है इट डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती. अ लाइट बीम बेंड्स एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो ये क्या करती है? लाइट की हमारी जो रोशनी है उसकी जो शुआ है वो बेंड कर जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे लिए जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंड द टर्म रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. रिफ्रैक्शन के टर्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं. इंसिडेंट रे जो कि वो की पोजीर हो रही है, जो पड़ रही है जिस एरिया पर. द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर मीडियम. रोशनी की वो शुआ जो कि सरफेस के ऊपर जो है पड़ रही है, सरफेस के एरिया पे पड़ी है जहाँ. रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? द रे ऑफ द लाइट दैट चेंजेस इट डायरेक्शन इन द अदर मीडियम. रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? इंसिडेंट रे होती है. जो उसको कभी लाइट पड़ रही है हमारी, जैसे यहाँ बुक पर हमारी लाइट पड़ी है तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है. लेकिन यहाँ पर पढ़ के जब वो बेंड होगी तो वो क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी. नॉर्मल एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल रे कौन सी होती है? आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, अगर आप इमेजिन सोचें कि यहाँ पर जो रोशनी पड़ रही है इस वक्त आपकी बुक पर, अगर आप इमेजिन करें कि जैसे किसी एक लाइन पर पड़ रही है
तो उस मीडियम में जहाँ पर पढ़कर वो मुंतशिर होना शुरू हुई है, जहाँ से पढ़कर वो फैलना शुरू हुई है लाइट, उस पॉइंट को हम कहेंगे नॉर्मल पॉइंट उसका। जैसे कि ये बुक है, इसके ऊपर पूरी इस वक्त लाइट फैली हुई है, लेकिन पूरी फैलने से पहले लाइट रे इसके ऊपर टच की होगी और फैली होगी। ये काम बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, सेकेंड्स के कोई 10वें 20वें हिस्से में होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता इतना क्लियरली। लेकिन वो इसके ऊपर पढ़ने के बाद फिर इसके ऊपर डिस्पर्शन हुआ होगा, तो उसकी वजह से उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे, इट इज़ जनरेटेड बाय आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंस रे के दरमियान में जो एंगल बनता है, इंसिडेंस रे जहाँ पर रोशनी पड़ रही है, इंसिडेंस रे दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अदर मीडियम। जब रोशनी पहले जैसे बल्ब से रोशनी निकलने के बाद किसी सर्फेस पे पड़ रही है किसी और मीडियम के, वो इंसिडेंट रे है। और नॉर्मल क्या है? जहाँ पर आपकी रोशनी जो है पढ़कर फैलना शुरू हुई है, जैसे रोशनी इस बुक पे टच होकर फैलना शुरू हुई है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, इट इज़ डोनेटेड बाय आर। रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होता है? वो एंगल है जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में बनता है। इसके बाद रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम में किस तरीके से होती है, किस तरीके से बनती है, इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ग्लास या वाटर में जो रिफ्रैक्शन है लाइट की, वो किस तरीके से बन रही होती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइट को बेंड भी किया जा सकता है? चलिए एक मैजिक ट्रिक देखते हैं जिसमें हम लाइट को बेंड करेंगे। आप ये मैजिक ट्रिक अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य मत बताइए। आपको मैजिक ट्रिक के लिए सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और पानी चाहिए। तो आप वीडियो को यहां पॉज करिए और एक ग्लास में पानी लेकर आइए। क्या आप अपने पानी के ग्लास के साथ रेडी हैं? अब मैं स्क्रीन पर एक एरो दिखाने वाला हूं। जब स्क्रीन पर एरो आए तब आप पॉज बटन को दबा दीजिए और अपने पानी के ग्लास को इस तरह स्क्रीन के सामने पकड़िए और एरो को ग्लास के थ्रू देखिए। अब देखिए कि एरो कैसे दिखता है। रेडी? क्या आपने मैजिक देखा? पानी के थ्रू देखने से एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस मैजिक का रहस्य है बेंडिंग ऑफ लाइट। फिजिक्स में हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यह हमारे वीडियो का टॉपिक है। और अंत में हम देखेंगे इस वीडियो के टॉप 3 क्वेश्चंस। मेरे हाथ में एक टॉर्च है। जब मैं टॉर्च को ऑन करता हूं, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है। एक बीम ऑफ लाइट में बहुत सारे रेज ऑफ लाइट हैं। जैसे आपको दिख रहा है, हर एक रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब हम सिर्फ एक रे ऑफ लाइट पे फोकस करते हैं। इस रे ऑफ लाइट को हम कैसे बेंड करें? मैं इस रे ऑफ लाइट को पकड़कर बेंड तो नहीं कर सकता, तो इसे बेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शायद आप सोच रहे हैं कि एक मिरर यूज कर लेते हैं। मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाइट का एंगल चेंज कर देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लाइट नीचे की तरफ जाती रहे और बेंड हो जाए, ऐसे बेंडिंग के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आपको एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास या प्लास्टिक चाहिए। इमेजिन करते हैं यहां पर एक बड़ा कांच का पीस, एक ग्लास ब्लॉक है। अब मैं इस टॉर्च की लाइट को ग्लास ब्लॉक पर गिराता हूं। डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ एक रे ऑफ लाइट को यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जब यह लाइट रे ग्लास में एंटर करती है तब लाइट बेंड हो जाती है। यह बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा होगा कि जब लाइट ग्लास पे गिरती है तब एक रिफ्लेक्शन भी होता है। यह रिफ्लेक्शन स्ट्रांग नहीं होता,
इसे हम कहते हैं वीक रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हमारा फोकस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे है, तो हम इस पार्शियल रिफ्लेक्शन को इग्नोर करेंगे। हमने अभी तक क्या सीखा है? जब तक लाइट एक ही मटेरियल में ट्रैवल कर रही है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। जैसे हमने देखा, जब लाइट सिर्फ एयर में ट्रैवल करती है तब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और अगर आप सिर्फ ग्लास को देखें तब भी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। लेकिन जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है, यानी कि जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है, तब लाइट बेंड करती है। फिजिक्स में इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंप्लीट डेफिनेशन। Refraction is defined as the change in direction of light when it is traveling obliquely from one medium to another medium. Change in direction का मतलब है bending of light. Obliquely मतलब light ray एक एंगल पर गिरती है। Medium यानी कि material. For example, air, glass, water, ये सब मीडियम है। लाइट चैप्टर में हम मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम या ऑप्टिकल मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल मतलब लाइट। रिफ्रैक्शन के लिए मटेरियल को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। क्या आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है? आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स को खुद रिलेट कर सकेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप एक पेंसिल को पानी के ग्लास में डालते हैं तब वो पेंसिल टेढ़ी बेंट नजर आती है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। या जब हम एक स्विमिंग पूल को बाहर से देखते हैं तब ऐसे लगता है कि पूल उतना गहरा नहीं है। यह भी रिफ्रैक्शन के कारण है। और वीडियो के शुरू में जो मैजिक ट्रिक हमने देखी थी वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हो रही थी। ऐसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में एक और वीडियो में देखेंगे। आपको समझ आ गया है कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। ये ग्लास ब्लॉक क्या मैजिक कर रहा है जिससे लाइट बेंड हो रही है? आंसर है, ग्लास लाइट की स्पीड को चेंज कर रहा है। मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि ग्लास एयर से ज्यादा डेंस है, जब लाइट ग्लास में जाती है तब लाइट की स्पीड कम हो जाती है। Let's say the speed is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण लाइट बेंड हो रही है। तो रिफ्रैक्शन का कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड चेंज होती है उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी। तो हमने देखा है कि रिफ्रैक्शन क्या है और क्यों होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट कैसे बेंड करती है। क्या लाइट हमेशा इस तरफ बेंड करती है या फिर लाइट उस तरफ भी बेंड कर सकती है? चलिए एनालाइज करते हैं। पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या आप जानते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां है? दैट्स राइट, यहां पर है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे सेकेंड मीडियम को हिट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं जो इन दोनों मटेरियल्स के बाउंड्री से परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं।
सेकेंड मीडियम में लाइट रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है। इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तब इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? दैट्स राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एयर की डेंसिटी ग्लास से कम है, इसलिए हम कहते हैं कि एयर रेयर मीडियम या ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। आई एम श्योर आपने डेंसिटी के बारे में सुना होगा। डेंसिटी मेजर करता है एक मटेरियल कितना हल्का या भारी है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखें, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है कि एक मटेरियल लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है। ज्यादातर अगर एक मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन नोट करिए यह होना जरूरी नहीं है। यह है हमारा केस 1। जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन है, क्या हम लाइट को नॉर्मल से दूर बेंड कर सकते हैं? यस, आप दोनों मटेरियल्स को स्विच कर दीजिए। तो केस 2 है, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए रिफ्रैक्शन के ये 2 केसेस को हम कॉन्सेप्ट बोर्ड पर डालते हैं। एक और इंटरेस्टिंग केस है जहां लाइट सेकेंड मीडियम पर परपेंडिकुलरली गिरती है। यह नॉर्मल इंसिडेंस केस है। जैसे आपको दिख रहा है, यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम लाइन में है। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। लाइट की स्पीड कम हो रही है, लेकिन लाइट रे यहां बेंड नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह नॉर्मल इंसिडेंस है। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 है। इस स्पेशल केस में लाइट बेंड नहीं होती है। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की क्या वैल्यू है? करेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 है। यह नॉर्मल इंसिडेंस के स्पेशल केस को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं इस टॉपिक के टॉप 3 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये टॉप 3 क्वेश्चंस। अभी आपने वीडियो देखी कि रिफ्रैक्शन जो है वाटर और ग्लास में किस तरीके से बनती है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अब हम बात करेंगे रियल एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में। दिस इज ऑन पेज नंबर 80। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ होती कौन सी? बेसिकली रियल डेप्थ वो होती है जो किसी भी चीज़ की रियल डेप्थ है, असल डेप्थ। जैसे अगर आपने एक बाल्टी में पानी भरा है तो उसकी रियल डेप्थ ज़्यादा गहरी होगी, लेकिन अपैर कैसे होती है? वो अपैरेंट डेप्थ वो होती है जो कि आपको नज़र आ रही होती है। मतलब वो गहराई हमें पानी की ऊपर नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे हम हाथ डालते हैं पानी में या कोई चीज़ डालते हैं तो पानी की गहराई ज़्यादा पता चलती है हमें। तो रियल डेप्थ वो होती है जो कि एक्चुअल डेप्थ है आपकी बाल्टी की या टब की, और अपैरेंट डेप्थ वो है जो कि आपको उस वक्त दिख रही है पानी की मौजूदगी की वजह से। Sometimes refraction of the light give us false impression of depth and position of the objects in glass or water.
हमने जैसे अभी देखा पीछे वीडियो में, तो ये होता है अक्सर कि जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं या पानी की डेप्थ की वजह से हमें जो है चीज़ की एक्चुअल पोजीशन या डेप्थ का पता नहीं चल रहा होता। जैसे पेंसिल अभी हमने देखी थी, पेंसिल टूट रही थी, पानी में हमें टूटी हुई नज़र आ रही थी, बट वो एक्चुअल में साबुत थी, बिल्कुल ठीक थी, पर वो पानी की डेप्थ की वजह से हमें अलग पता चल रही थी। मिसाल के तौर पर वी हैव नोटिस दैट क्लियर स्विमिंग पूल लुक्स शैलोअर दैन देयर एक्चुअल डेप्थ। जैसे मिसाल के तौर पर जो क्लियर स्विमिंग पूल हैं, जो स्विमिंग पूल्स हैं, वो ज़्यादा शैलो नज़र आते हैं। शैलोअर दैन देयर एक्चुअल डेप्थ का मतलब है कि अपनी एक्चुअल डेप्थ, मतलब वो जो उनकी असल डेप्थ है, असल गहराई है, उससे कम नज़र आ रहे होते हैं, कम गहरे नज़र आते हैं, जैसे उथला पानी कहते हैं हम जिसे, इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। ये किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आपकी टब का या बाल्टी का, इसी तरह स्विमिंग पूल में भी होता है। यही वजह है कि हमेशा जो है पानी की डेप्थ के बारे में लिख दिया जाता है, पूल के पास की कितनी डेप्थ है, या किड्स का अलग होता है और जो अडल्ट्स हैं उनके लिए अलग पोर्शन बनाया जाता है और उसकी डेप्थ को चेंज रखा जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा पानी कितना गहरा है। आपको लगेगा कम गहरा है, लेकिन जब आप उसमें उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी जो है वो ज़्यादा गहरा है। लाइट ट्रेवल फास्टर इन द एयर एंड देन इन वाटर। लाइट जो है पानी से ज़्यादा हवा में तेज़ी से सफ़र करती है। वेल लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। जब लाइट किसी डेंसर मीडियम जैसे कि पानी टू अ रेयर मीडियम एयर, डेंसर मीडियम यहाँ पर पानी को कह रहे हैं, मीडियम यहाँ हम पानी को कह रहे हैं, क्योंकि डेंसर मीडियम का मतलब है कि जैसे घना या गहरा, और रेयर मीडियम हम कह रहे हैं हवा को, क्योंकि रेयर का मतलब है जैसे खुला या इतना टाइटली अटैच नहीं हो आपस में। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या होता है, ये लाइट अपने नॉर्मल पोजीशन से बेंड कर जाती है। व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज, और फिर जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है, द बॉटम ऑफ द पूल ऑब्जेक्ट्स एंड लेइंग ऑन द बॉटम अपेयर क्लोज टू अस देन दे रियली आर। तो फिर क्या होता है, जो बॉटम में चीज़ें पड़ी होती हैं या वो चीज़ें जो हमारे हमसे दूर है या गहराई में है पानी में, वो हमारे करीब जो है वो नज़र आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, अगर आप यहाँ पर पानी के आप बोट के ऊपर खड़े हुए हैं तो आपको अपेरेंट डेप्थ कितनी नज़र आएगी, यहाँ पर नज़र आएगी अपेरेंट डेप्थ, लेकिन एक्चुअल डेप्थ आप देखें उसकी कितनी ज़्यादा एक्चुअल डेप्थ है। जो इमेज होगी इनकी वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आएगी, और चेस्ट जो है पानी का वो यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ देखें आप कितनी है, और अपेरेंट डेप्थ उन्हें कितनी कम नज़र आ रही है, मतलब जितनी डेप्थ है उससे हाफ नज़र आ रही है इनको। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर बोट पर कोई चीज़ देखेंगे पानी में, तो हमें इस पानी के हाफ पर नज़र आ रही है, उसकी एक्चुअल डेप्थ हमें पता नहीं चलती। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। द चेस्ट अपेयर हायर इन द वाटर देन इट एक्चुअली इज। और चेस्ट जो है वो हायर दिखता है। देखिए यहाँ पर चेस्ट एक्चुअल में कहाँ है और हमें दिख कहाँ रहा है, हमें हायर दिख रहा होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ क्रिटिकल एंगल एंड इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल बेसिकली होता क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और वो किस तरह से जो है वो बन रही होती है, उसके बारे में हम देखते हैं एक वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ए बी एक लाइन है, इंटरफेस है किसी दो मीडियम के बीच का। मान लीजिए कि ऊपर एक मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। अब कोई लाइट रे अगर मीडियम 2 से इस ए बी इंटरफेस के ऊपर टकराने के बाद अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है, ये दूसरे मीडियम में इंटर नहीं हुई, अपने ही मीडियम में लौट गई, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये सरफेस प्लेन है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये मान लिया कि ये एक ग्लास स्लैब है और इसके बाहर, इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास स्लैब का मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अब कोई रे, लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है इस ग्लास स्लैब के ऊपर, तो इसका ये पाथ था। अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट रे अपने इस पाथ पे जाती, लेकिन स्लैब होने की वजह से ये लाइट रे नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते हैं। इन एंगल में डिफरेंस होता है क्योंकि ये लाइट रे इस साइड में बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ, तो ये एंगल आई ये बड़ा होगा और एंगल आर उसके मुकाबले में छोटा होगा। अब समझते हैं क्रिटिकल एंगल को। ये ग्लास स्लैब, वैसे ही ग्लास स्लैब जैसे अभी हमने एज्यूम किया था, ये बाहर का जो मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है
और ग्लास स्लैब का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और अगर ये μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 यानी μ2 बड़ा है और μ2 छोटा है तो ऑब्वियसली ये रेयरर मीडियम होगा, यानी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और ग्लास स्लैब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अब लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से ग्लास स्लैब पे पड़ती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जैसा अभी हमने पहले समझा था। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो ये नॉर्मल से दूर हटती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, एंगल बड़ा कर दिया, तो ये ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा उसी रेशियो में। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें और इतना बढ़ाएं कि ये रिफ्रैक्टेड रे इस ग्लास स्लैब की सरफेस को टच करती हुई जाए, यानी इस पर एक टेंजेंट बनाती हुई जाए, तो उस कंडीशन में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। उस वक्त ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, और जिसको कैपिटल लेटर C से डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, लाइट रे हमारी मीडियम 2 से मीडियम 1 में इंटर कर रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का मान रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है क्रिटिकल एंगल C, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन C डिवाइडेड बाई साइन 90। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम उल्टा लिखना चाहें, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन 90 ऊपर हो गया, साइन C नीचे हो गया। हमें पता है साइन 90 1 होता है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। यही फार्मूला है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन का। तो अब समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्रिटिकल एंगल को अगर हम और बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री है ये और ज़्यादा तो बढ़ नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में ये रे, लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मीडियम में लौट आएगी। जिस मीडियम से चली थी मीडियम 2 से, उसी मीडियम में ये लौट आएगी। और इस वक्त ये एंगल I और एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। इसको ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपने वीडियो देखी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा जो आज हमने पढ़ा। जो चीज़ समझ नहीं आई हो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम आ गए हैं इसकी बुक वर्क की तरफ, विच इज़ ऑन पेज नंबर 87। एक्सरसाइज 1 कौन सी है? कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। इसमें हम करेक्ट टर्म लिखेंगे और इस तरह सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज रिफ्रैक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। The ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium is called refractive index. The splitting of white light into its component color, white light का split होना अपने component color में, इसे हम क्या कहते हैं? Dispersion कहते हैं। Now here's fill in the circle of the best option। आपने क्या करना है? MCQs है हमारे पास, हमें इसे सर्कल में फिल करना है या ऐसे आप टिक करेंगे। When the light ray passes from one medium to another at an angle, that is refraction occurs।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती? अ माइक्रोस्कोप, अ मैग्नीफायर ग्लास, अ कैमरा और अ मिरर, अ मैग्नीफायर. The splitting of white light into its component colors is called dispersion of light. A ray of light strikes at an angle on one side of a rectangular glass block. Which diagram shows the right path of the light ray? जो ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका ठीक है, तो आप इसे टिक करेंगे. Now we see a mirage due to the reflection of light, dispersion of light, total internal reflection या refraction of light. हम मिराज जो है, जो शराब है, वो क्यों देखते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. 6 is a coin in the bowl becomes visible when water is added. It is because of, जब हम पानी में जो है वो पानी के बाउल में एक सिक्का डालेंगे तो वो हमें विजिबल नज़र आएगा. ये किस वजह से होता है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो हम इसे टिक करेंगे. नाउ किड्स, यहाँ पर हमारा बुक वर्क डन होता है. आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.